यूएपीए और दहली फसादात की साजिश के इल्जामात का सामना कर रहे आसिफ इकबाल तनहा और जेएनयू की दो तालिबा नताशा और कलिता को दहली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई मिल गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दहली फसादात की साजिश के इल्जाम में जेल में 1 साल से ज्यादा वक्त से बंद लोगों को भी रिहाई की उम्मीद हो चली है। देखिए दहली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की यह रिपोर्ट। इन खातून का नाम है नरगिस सैफी। ये खालिद सैफी की अहलिया हैं। खालिद सैफी को 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दहली फसादात की साजिश के इल्जाम में खालिद सैफी पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। नरगिस सैफी, उनके बच्चों और खानदान को वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो कि शौहर के बगैर बीवी और वालिद के बगैर बच्चों को सहना पड़ता है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद नरगिस सैफी के अहले खाना को खालिद सैफी और उस जैसे जेलों में बंद दीगर अफराद की रिहाई की भी उम्मीद हो चली है। ये हम लोगों उन लोगों से पूछो, हम मुझसे पूछो, मेरे घर वालों से पूछो और उन लोगों से पूछो, आसिफ की अम्मी से पूछिए, नताशा के फादर इसी गम में शायद चले भी गए। एक बीमारी होती है, दूसरा उनका गम था। और जितने भी लोग इस एक्ट में अरेस्ट हुए थे उन सब से, उनके परिवार वालों से जाके पूछिए कि कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। और अभी जिस तरीके से ये इस केस में इन तीनों को बेल मिली है यूएपीए में, तो एक उम्मीद हमें भी जागी है। एक इसी बात की खुशी है कि चलिए कुछ तो बाहर आए और आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सब भी इसी तरीके से बाहर आएंगे और एक अच्छे ऑर्डर के साथ बाहर आएंगे इंशाल्लाह। देखिए ये सब तो एक प्रोसेस है। अभी खालिद का कोई बेल इस केस में लगा ही नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी ही केस में बेल लगेगी और आगे जिस तरीके का प्रोसेस रहेगा उस तरीके से मैं अभी टाइम तो नहीं बता पाऊंगी। हाई कोर्ट के फैसले ने कोई उम्मीद दिलाई है? बहुत ज़्यादा। मगर हमारे देश में आज भी बहुत सारी अदालतों में जुडिशियल ऐसी है जिनका ज़मीर अभी मरा नहीं है, ज़मीर उनका जिंदा है। इसकी जीता जागता सबूत है ये जो आसिफ इकबाल तनहा, नताशा नगवाल, देवांगना कलिता को जो जमानत दी हाई कोर्ट ने और जिस टिप्पणी के साथ पुलिस के ऊपर सख्ती के साथ बोलते हुए जमानत दी है, वो इस बात का जीता जागता सबूत है। खालिद को शहरियत तरमीमी एक्ट और एनआरसी के खिलाफ जारी एहतजाज की जगह से ही खुरेजी में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद यूएपीए और दहली फसादात की साजिश के इल्जामात भी शामिल कर दिए गए। दहली फसादात से मुतादिद मुकदमों को देख रहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील MR शमशाद का कहना है कि हाई कोर्ट का ये फैसला फसादात की साजिश के इल्जाम में बंद दूसरे लोगों और दहशतगर्दी और यूएपीए के मुकदमों में ट्रायल कोर्ट के लिए बहुत अहम है और इस फैसले का बड़ा असर दूसरे मामलों पर पड़ेगा। इम्पैक्ट ये है कि अभी जो एक माहौल बना हुआ था, जो अदालतों पे भी था कि किसी पर भी टेरर के केस पुलिस वाले ने आंख बंद करके लगा दिया और फिर मामला चल गया और नीचे की अदालतों ने कुछ उस पर अपना जहन उस तरह नहीं लगाया, तो इससे वजाहत हो गई है। ये पुलिस के लिए भी एन आई ओपनर है, ये अदालतों के लिए भी जो ट्रायल कोर्ट्स डील कर रही हैं उनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि अगर होम मिनिस्ट्री ने सैंक्शन दिया है उसका कोई मतलब नहीं है। उस सैंक्शन का सिर्फ इतना मतलब है कि केस कोर्ट में पुटअप किया जा सकता है। केस एक बार अदालत में पुटअप कर दिया गया तो कोर्ट को अपना दिमाग लगाना है और एक एक चीज़ को स्क्रूटिनाइज करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये टेरर लॉ है। तो इसलिए इस फैसले की बहुत अहमियत है और इस फैसले की अहमियत पुलिस के काम करने के तरीके पर है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर तीनों जमानत याफ्ता मुलजिमीन को नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल इस फैसले को समाअत तक बुनियाद बनाने से रोक दिया गया है। इस मामले की अगली समाअत 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि ट्रायल कोर्ट से कहा गया है सरकारों के जरिए टेरर केसेस को लेकर जो सैंक्शंस दिए जाते हैं वो उनको फाइनल ना माने, बल्कि खुद देखें क्या ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर टेरर केस लगाया जा सकता है। यही वजह है खालिद सैफी और उस जैसे जो नौजवान जेलों में बंद हैं
उनके लिए ये फैसला उम्मीद की किरण बन गया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रियासत महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में खाली असामियों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले MIM रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने अदालत में एक सनसनीखेज इंकशाफ किया। इम्तियाज जलील ने एक कार्डियक सर्जन पर इल्जाम आयद किया कि वो औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में महज कागजों पर काम कर रहे हैं, जबकि वो कभी औरंगाबाद के अस्पताल को रुजू ही नहीं हुए। अदालत ने MP जलील के इस इल्जाम का सख्त नोटिस दिया और हुकूमत महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी को फौरी इस मामले में तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। ये डॉक्टर 2018 से हमारे पास ऑन पेपर है। कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, कार्डियो डिपार्टमेंट के ऊपर महज इक्विपमेंट्स के लिए 10 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए हैं। 6 हमारे ऑपरेशन थिएटर्स तैयार किए हैं, कैथ लैब तैयार किए हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी ऑपरेशन नहीं किया गया है। हमने जो जानकारी निकाले हैं, ये डॉक्टर महज पेपर के ऊपर है। ये औरंगाबाद में एक भी दिन ना तो काम किए हैं, लेकिन पगार औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल से उठा रहे हैं। और पगार कितनी है तो 2,53,000 रुपये महीना ये उठाया जा रहा है। जबकि अदालत ने हमसे खुद पूछा है कि आपने जो मुद्दा उठाए थे उसके बारे में कोई जवाब आया है क्या। जब जवाब नहीं आया, उनको पता चला, तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी को आदेश किया है कि अगले हियरिंग तक इसकी पूरी डिटेल्स दे, जो आरोप लगाए गए हैं कि ये डॉक्टर यहाँ पर काम करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो कहाँ कहाँ पर काम किए हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इनकी सैलरी औरंगाबाद के घाटी से क्यों ली जा रही है और कौन दे रहा है इन्हें ये सैलरी, इसकी पूरी जानकारी एफिडेविट के रूप में सबमिट करने के लिए कहा। कोरोना के दौर में ईद उल अजहा और कुर्बानी के मुतालिक महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी न होने के सबब रियासत के मुस्लिम तबके में बेचैनी पाई जा रही है। इस मसले को लेकर आज मुसलमानों के नुमाइंदा वफ्द ने काबीनी वजीर असलम शेख और रियासती कांग्रेस सदर नाना पटोले से मुलाकात की और ईद उल अजहा पर मुसलमानों को फरीज़ा कुर्बानी के लिए हिदायत और सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। काबीनी वजीर असलम शेख ने इससे मुतालिक वज़ीर आला से गुफ्तगू करने का वादा किया है। कुर्बानी के मुतालिक नुमाइंदा वफ्द ने देवनार मंडी को SOPs के साथ खोलने और कुर्बानी के मुतालिक जल्द अज जल्द हिदायत जारी करने की अपील की। वाज़ेह कि पिछले से ईद कुर्बा कोरोना की नज़र हो गई थी। नहीं, हालात तो ऐसे हैं कि लगता है कि बकरीद इस बार जो है अच्छी तरीके से मनाई जा सकती है, लेकिन उसको मनाते समय हमारे मुंबई के तमाम जो आज मुलाकात की है सारे NGO से मैंने दरखास्त की है कि किस तरीके से भीड़ ना हो और कुर्बानी का जानवर जो है वो घर तक पहुंच जाए, उसके ऊपर बैठ के चर्चा करेंगे, एक अच्छी SOP बनाएंगे। गाड़ियाँ पकड़ के पैसे लिए जा रहे और हमारी बिरादरी को सताया जा रहा, पैसे छिन रहे, माल छिन रहे और नाजायज हमारे से परेशानी की जा रही है और दिक्कत हो रही। और पिछले साल बहुत बड़ी परेशानी हुई बकरे वालों को भी और बड़े वालों को भी। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सरकार से हम इंतजार करते हैं, आप मीडिया ने भी इंतजार कीजिए कि हमारे अच्छे ढंग से त्यौहार हो जाए, माशाल्लाह बकरे वालों को तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि SOP जो रहती है वो शुरुआत में डिक्लेयर की जाएंगी। कई बार SOP डिक्लेयर नहीं हुई थी, उसका फ़ायदा पुलिस के और गैर लोगों के माध्यम से हुआ था। औरंगाबाद में OBC SC ST सोशल फ्रंट की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जब तक OBC रिजर्वेशन का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक रियासत में कहीं भी लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। 2021 की मरदमशुमारी में कौमी सतह पर OBC बिरादरियों की भी मरदमशुमारी की जाए। OBC का डेटा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए। वाज़ेह कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में रियासती हुकूमत की सरजनिश करते हुए लोकल बॉडी इलेक्शन में OBC जुमरे को खत्म कर दिया। रियासती हुकूमत को मोहलत देने के बावजूद महाराष्ट्र हुकूमत ने अदालत में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया था। गत दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 50% से आरक्षण नहीं दिया जाता है, उसके लेकर महाराष्ट्र के OBC समाज में काफ़ी जो है हाहाकार मचा हुआ है और समाज में बेचैनी पाई जा रही है। इसकी वजह से हम इसका जो है एक हफ्ते से मूवमेंट चला रहे हैं और हमारी प्रमुख मांग ये है कि महाराष्ट्र शासन जो आयोग गठित किया गया है उसकी फौरी तौर पर काम में लगाने की पूरी सुविधा दें ताकि वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट की जो मांग है उसको पूरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करें। दूसरी मांग ये है कि आने वाले 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसमें OBC की जो है जनगणना की जाए, जो
रुकी हुई है। जो कई सालों से हमारा डिमांड चल रहा था उसको मांग की गई है। दूसरा जो है, जब तक जो ओबीसी जनगणना नहीं होती है, ये कोर्ट में मैटर हार्ड नहीं होता है, उस वक्त महाराष्ट्र में कहीं भी लोकल बॉडी से इलेक्शन ना ले जाए। अभी तक की जनगणना जो नहीं हुई है, जो शासक पार्टी है उसके ये गलती है। गलती कहने के बजाय जानबूझकर उन्होंने जो ओबीसी है उनको यानी आगे बढ़ना, उनकी उन्नति नहीं होना, राजकारण में, सत्ताकारण में और साधनों के हिस्सेदारी उनको नहीं मिलना और वो मेहनत करके खेती में ही मरना बैलों की तरह, ऐसी उनकी धारणा बनी हुई है। अगर ओबीसी आगे बढ़ता है तो इनकी जो सुख सुविधाएं हैं वो कम हो जाती है, तो उनकी सुख सुविधाएं जो है वो कम। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में रियासत के तालीमी मसाइल और असातिज़ा की तकर्री को मामले को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए तश्कील दी गई वुज़रा कमेटी से मुस्लिम तंजीमों ने उर्दू असातिज़ा के मसाइल पर गौर करने का मुतालबा किया है। मध्य प्रदेश मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए रियासत के तालीमी मसाइल पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई वुज़रा ग्रुप कमेटी से कोरोना कहर में रियासत के तलबा के तालीमी मसाइल के साथ उर्दू असातिज़ा और उर्दू तलबा के मसाइल पर गौर करने की खुसूसी अपील की। रियासत में 2003 के बाद से प्राइमरी सतह और स्कूल की सतह पर उर्दू असातिज़ा की तकर्री नहीं की गई है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने कोविड ज़ाब्ते के बीच अपनी कोर कमेटी की कल मीटिंग भी बुलाई है ताकि उर्दू के मसाइल पर गौर किया जा सके और कमेटी के मशवरों की रोशनी से हुकूमत से उर्दू असातिज़ा के तकर्री के मामले को और मौसर ढंग से पेश किया जा सके। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले में जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। कहर के बाद हालात जब साजगार हुए और नए तालीमी साल को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत ने वज़रा की एक कमेटी तश्कील दी है। वज़रा कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पीर के दिन जमा करेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि नए तालीमी साल में तालीमी का निज़ाम कैसे चलाया जाए, असातिज़ा का अपॉइंटमेंट और फिर तलबा को लेकर जो नए निसाब शुरू किए जाने हैं, नए तालीमी पॉलिसी को लेकर उस पर बातचीत की जाएगी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर और मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। हाजी साहब जो है क्या मुतालबा करें, क्योंकि हुकूमत जो है नए तालीमी साल को लेकर बहुत कुछ तय करने जा रही है और ख़ास तौर से अपॉइंटमेंट को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अरसे दराज से हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। ख़ास तौर पर उर्दू को लेकर बहुत ही अजीब मामला है। मांगे कर के हम थक गए और उर्दू टीचरों का अपॉइंटमेंट किसी सतह पर भी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी, कोई तकर्रुर नहीं हो रहा है। तो अब हुकूमत ने वजारत की कमेटी तश्कील की है और उसका काम ही यही है कि वो कहाँ क्या ज़रूरत है वो पेश करेगी। तो हमारा मुतालबा है कि पूरे मध्य प्रदेश में अक़लियतों को लेकर, मुसलमानों को लेकर और उर्दू से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ को लेकर जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाना चाहिए। और हाजी साहब, आपने कहा कि ज़रूरतें पूरी की जानी चाहिए। सवाल है कि हुकूमत को आपकी जो है, आपने कल एक मीटिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है जमीयत उलमा की, क्या उसका कोई सर्वे पेश करेंगे हुकूमत को? कैसे मालूम हुआ कहाँ क्या? जी, सर्वे भी किया हुआ है। हर ज़िले की हमारे पास रिपोर्ट है और जहाँ भी पुराना कानून बना हुआ है कि जिस इदारे में भी 10 तालिब इल्म जो है उर्दू पढ़ने वाले हों वहाँ जो है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब तलबा जो है फार्म भरते हैं तो उनके फार्म में भी फ़िरका परस्ती की जाती है। मादरी ज़ुबान में उर्दू की जगह हिंदी लिख दिया जाता है। ये लगातार जो है हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की जाती है। तो हम एक तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए और जो लोग उर्दू पढ़ने वाले हैं उर्दू लिखा जाए, और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उर्दू असातिज़ा की उसका तकर्रुर किया जाए। और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम मीटिंग भी कर रहे हैं और उसके बाद हम हुकूमत के ज़िम्मेदारों से और चीफ मिनिस्टर से और वज़ीर तालीम से जमीयत उलमा का डेलीगेशन अपना मेमोरेंडम भी पेश करेगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने और कोरोना की तीसरी लहर के खतरात और इसके एडवांस रिसर्च को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से चाय पर मीटिंग की। वज़ीर आला ने रियासत में कोरोना की तीसरी लहर के खतरात को देखते हुए जहां सभी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को और बेहतर बनाने की हिदायत दी है, उन्होंने ख़वातीन में कैंसर की बढ़ती बीमारी की रोकथाम के लिए रियासत में
पिंक कैंपेन चलाने की भी हिदायत दी। इसी के साथ भोपाल यूनियन कार्बाइड में बरसों से पड़े केमिकल कचरे को हटाने को लेकर भी तैयार किए गए खाके पर गौर किया गया। वाज़ेह कि भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी शब में निकलने वाली MIC गैस से हजारों लोगों की मौत हुई थी, मगर यूनियन कार्बाइड कैंपस से केमिकल कचरे को आज तक नहीं हटाया जा सका। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में एक स्टेट लेवल पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करें, जिसमें खासकर एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए, जहां एक और हम सब नए पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, डिग्री डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। तो उसके साथ साथ वो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अब संक्रमण की बीमारी आई या कोरोना जैसी और बीमारियों की यदि कहीं रिसर्च और कोई स्टडी करना है तो उसके लिए एक हम इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने उस पर विचार विमर्श किया और भी बहुत सारी योजनाओं पर हमने बातचीत की है। भोपाल यूनियन कार्बाइड में एक सुव्यवस्थित रोजगारोन्मुख मेमोरियल बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था, उस पर भी आज हमने बातचीत की है और वहाँ पर जो रासायनिक कचरा है उसका निष्पादन हो सके और भोपाल मेमोरियल अच्छे से बन सके, इस पर हमने बात। लॉकडाउन की वजह से कर्नाटक में मस्जिदें बंद हैं, लेकिन कई मसाजिद फलाही, रिफाही और समाजी सरगर्मियों का मरकज बनी हुई हैं। बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद मस्जिद नूर फातिमा ने लॉकडाउन से मुतासिरा गरीब और ज़रूरतमंद खानदानों में राशन किट से तकसीम किए। 500 खानदानों में एक माह का राशन मस्जिद के बैतुल माल से दिया गया। मकामी MLA सोमिया रेड्डी ने मस्जिद पहुंचकर इस समाजी खिदमत का जायजा लिया। मुस्लिम खानदानों के साथ इलाके के चंद हिंदू खानदानों में भी मदद तकसीम की गई। कई साल पहले मस्जिद के जिम्मेदारों ने इलाके के गरीब तलबा की मदद के लिए बैतुल माल कायम किया था। इस बैतुल माल से आज तक कई हजार खानदानों को मदद फराहम की गई है। कि हमारे नौजवान नौनिहाल आगे बढ़कर वो न सिर्फ दीनी तालीम हासिल करें बल्कि दुनियाई तालीम के अंदर भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, पायलट बने। इस मकसद के लिए ये इदारा कायम किया गया, जिसमें न सिर्फ गरीब तलबा की मदद की जाती है बल्कि गरीब जो भी आए उनकी मदद की जाती है, उनका साथ दिया जाता है, गरीबों की शादियों में मदद की जाती है। मस्जिद नूर फातिमा बिस्मिल्लाह नगर में है। ये 1994 में मस्जिद स्टार्ट करें हमें। मस्जिद के बाद मदरसा स्टार्ट करें, मदरसे के बाद बैतुल माल स्टार्ट करें। उसके बाद हमें हर साल इसी तरह बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, शादियों के लिए, बीमारों के लिए और जो यतीम जो भी माँ बहन हैं उनके साथ दिले का रहे कहीं। उसके अब क्या है, ये कोविड की वजह से जो बीमारी फैली है, इसकी वजह से हमें ऑलरेडी लास्ट मंथ हमें जो भी है बच्चों का स्कॉलरशिप बांट दिए। अलनूर वेलफेयर ट्रस्ट उनकी तरफ से 500 राशन किट वो दे रहे हैं गरीबों के लिए। ये आज ही नहीं है, पिछले 25-20 साल से एक्चुअली ऐसे सोशल वेलफेयर काम कर रहे हैं और 4 लाख स्कॉलरशिप हर साल भी हम भी आते हैं, हमारे वालिद श्री रामनिगा रेड्डी जी और रिजवान सर भी आते हैं। गरीबों, मजदूरों, मजबूरों, यतीमों की मदद के लिए मज़हब इस्लाम ने बैतुल माल का तस्वुर पेश किया है। इसका एक अमली नमूना बेंगलुरु के गुरप्पन पाल्या में देखने को मिल रहा है, जहां मस्जिद नूर फातिमा के तहत इंसानियत की एक बड़ी खिदमत अंजाम दी जा रही है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर में सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से उर्स ताज शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खां के मौके पर फूड बैंक का इनेकाद किया गया। यहाँ से हर रोज़ शहर के अस्पतालों, मजदूरों, गरीबों, मुसाफिरीन को मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी राबुई थाना की जानिब से अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज़ कारी मौलाना शाकिर अली नूरी की सरपरस्ती में हम लोगों ने उर्स सदरुल शरिया और हुजूर ताजुल शरिया के मौके पर जो है गौसिया फूड बैंक का इनाग्रेशन किया है।
हकीकत में हमारा मकसद ये है कि जो लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उन लोगों तक के मुफ्त में खाना पहुंचाना, तकसीम करना, ये हमारा मकसद है। ख़ास तौर पर जो सिविल हॉस्पिटल्स है, शिवाजी हॉस्पिटल्स वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे मरीज़ एडमिट होते हैं, उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं, लॉकडाउन भी जारी है, तो ये काम कंटिन्यूटी रहेगा, जिसमें हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है उनको खाना। जम्मू कश्मीर को लेकर आज दिल्ली में 2 आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। दोनों मीटिंगें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में मुनक्किद हुई। पहली मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर यूटी में तरक्याती प्रोग्रामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हमजहत तरक्की मोदी हुकूमत की पहली तरजीह है। अमित शाह ने यूटी में कोरोना टीकाकारी मुहिम के लिए एलजी मनोज सिन्हा को मुबारकबाद पेश की। जम्मू कश्मीर में हाँ जी जो पिछले दिनों में डेवलपमेंट के काम हुए, कोविड मैनेजमेंट को लेकर के जो कुछ किया गया, उसका एक रिव्यू गृहमंत्री जी ने लिया था। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में मोटे तौर पर 54 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के लिए थी। जब मैं गया था तो 26% वे हुआ था। आज की डेट में करीब 62% हो गया। उसमें 20 प्रोजेक्ट हमारी पूरी हो गई हैं, 13 पूरी होने वाली। एक प्रधानमंत्री जी का विशेष बल था, हाँ जी। जो व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाएं थी, जो 200 से उनका 100% सेचुरेशन किया है। उसमें भी हम 95% तक सेचुरेशन कर पाए हैं। कोविड को लेकर के जो हम लोगों ने व्यवस्था की थी, अगस्त सितंबर महीने में हमारी कुल ऑक्सीजन क्षमता 15,000 LPM थी, जो बढ़कर क्या 54,000 LPM थी। वैक्सीनेशन में भी 76% से ऊपर वैक्सीनेशन हमने 45 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर के लोगों का किया है। और 4 हमारे ज़िले हैं, शोपियान, गांदरबल, जम्मू और सांबा, जहाँ 100% कर लिया। और हम कोशिश करने वाले हैं कि आने वाले 30 जून तक इस वर्ग को ख़त्म कर लिया जाए। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ प्रियॉरिटी तय की है और गृहमंत्री जी के सहयोग से वैक्सीन हमें मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी अच्छी प्रगति हो। आगे क्या करना है, इसके लिए कुछ योजना तैयार हुई है। खासतौर से युवाओं को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक प्राप्त हों। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, हाँ जी, उसको लेकर के उत्साह बहुत है देश में, बिल्कुल, तो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आवे। दूसरा फोकस था। तीसरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल, और चौथा कल्चर, वहाँ का बड़ा रिच कल्चर रहा है। उन्होंने कहा कि सूफिज्म और कल्चर को लेकर के भी एक बड़ी कार्य योजना बना करके पूरे 1 वर्ष का कैलेंडर बनाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर को कैसे प्रमोट किया, इस पर विस्तार से चर्चा। और सिक्योरिटी सिनेरियो आप जानती हैं, जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है, तो सभी पैमानों पर मैं कह सकता हूँ कि जितने पैरामीटर हैं पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। लेकिन गृहमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया इसे और बेहतर करने की जरूरत है। सर, अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई फैसला अभी हुआ है? सामान्य तौर पर मैंने पहले भी कहा था कि लोगों की ज़िंदगी बचाना ज़्यादा जरूरी है। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए मुझे लगता है कि जल्द ही हम कल तक निर्णय करेंगे। मराठवाड़ा की खुशकिसाली को दूर करने के लिए बनाया गया इंतहाई अहम मराठवाड़ा वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट की तकमील के मामले में मौजूदा हुकूमत संजीदा नहीं, इस तरह का इल्जाम साबिक रियासती वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर बब्बन राव लोनीकर ने आयद किया और औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बीजेपी लीडर का कहना है कि साबिका फडणवीस हुकूमत ने इसराइल, फ्रांस और श्रीलंका के इश्तराक से वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए थे। 22 करोड़ रुपये खर्च करके इसराइल से प्रोजेक्ट का DPR तैयार करवाया गया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए रियासत के 11 डैमों को जोड़ा जा रहा था ताकि मराठवाड़ा से खुशकिसाली का खात्मा किया जाए। लेकिन मौजूदा ठाकरे हुकूमत ने किसानों की दुश्मनी का सबूत देते हुए इस प्रोजेक्ट को खटाई में डाल दिया है, इसलिए हुकूमत के खिलाफ हर महाज पर एहतजाज किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ MIM महाराष्ट्र यूनिट की तरफ से अनोखा एहतजाज किया गया। MIM के कारकुनान ने घुड़सवारी करके मोदी हुकूमत की पॉलिसियों का मजाक उड़ाया। शहर के 3 मुख्तलिफ इलाकों से बाइक और साइकिल रैलियों के शक्ल में डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू धरने दिए गए। इस मौके पर MIM लीडरों ने मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। MP इम्तियाज जलील ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो लॉकडाउन से निढाल अवाम पर महंगाई की मार से ब्लैकमेल कर रही है। MIM लीडरों का कहना है कि अवामी मफाद के हक में इनकी लड़ाई जारी रहेगी।